चुप। हाँ की मत कुछ होने की, ठीक है। चल ध्यान दो, वो एनसीईआरटी के बारे कितना टू लेसन, राजा किसान और नगर, इसके बारे में हमको समझाना बेहतर से लिखा चुके हैं। हम कहते हैं जो ध्यान दो, तो कॉपी में जाकर इसी प्रकार नोट्स बनाया करो, और उसके बाद हम फिर एग्जाम जो लेंगे ना, उसके बाद देखना क्या क्वेश्चन टकराता है या नहीं, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आना, और जो पूछा गया क्वेश्चन ना उस प्रकार क्वेश्चन देखना क्या टकराता है कि नहीं। हम लोग लेकर चलते हैं वो क्वेश्चन में हिस्ट्री का है, लेसन 2 है, ठीक है, 12th का क्वेश्चन का। क्वेश्चन में क्या क्या ध्यान दो, हम लोग पढ़ते हैं राजा किसान और नगर, 12 हिस्ट्री वो चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे हम लोग। इस अध्याय में हम राजा किसान 16 महाजन पद के बारे में जानेंगे। पता है 16 महाजन पद लूसेंट में भी स्पेसिफिक दिया है। हाँ इसमें विस्तार में दिया है, उसमें विस्तार में नहीं दिया। 16 महाजन पद तुमको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछाता है, हर एक एग्जाम में तुमको पूछा जाएगा। 16 महाजन पद के बारे में विस्तार पढ़ेंगे और जानेंगे किस प्रकार यह आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक व्यवस्था एवं युद्धों के चर्चा करेंगे, ठीक है। आज जहां तक चर्चा हो वहां तक हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक। देखते हैं वैदिक सभ्यता की हम लोग आते हैं, ध्यान दो आज समझो चीज को। जैसे नोट्स बनाएगी ना तो वहां पर लिख देगी वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता के बारे में लिखना शुरू कर देगी। सब सभ्यता होता है ना, तो वैदिक सभ्यता के बारे में लिखना शुरू करेगी। इसमें कहा था वो हड़प्पा सभ्यता को पतन के बाद, हड़प्पा सभ्यता खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने कब किया था? मोहनजोदड़ो खोज किसने किया था? कब किया था? चंद्रद्रोह खोज किसने किया था? कब किया था? अगर बोला जाए हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा कहाँ स्थित है? हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद वैदिक सभ्यता आई। वैदिक सभ्यता आर्यों के द्वारा बनाए गए थे। अरे बोला जाए एक क्वेश्चन तो यहीं पर आ गया तुमको, वैदिक सभ्यता जो होता है किसके द्वारा बनाए गए थे? आर्य के द्वारा। ऑब्जेक्टिव तुमको क्वेश्चन आ गया, वैदिक सभ्यता किसके द्वारा बनाए गए थे? वो आर्यों के द्वारा वैदिक सभ्यता बनाए गए थे। इसमें तुमको क्वेश्चन दिया रहता वो वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता कौन सभ्यता थी? वो एक ग्रामीण सभ्यता जो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक चले थे। वैदिक सभ्यता काल में ही 4 वेदों की रचना हुई थी। अगर बोला जाए वेद की जो रचना हुई थी कौन सा? वैदिक सभ्यता। कौन सा हुआ? वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता काल कहाँ से कहाँ तक? 1500 ईसा पूर्व से कहाँ? 600 ईसा पूर्व तक। 1500 ईसा पूर्व से हुआ 600 ईसा पूर्व तक कहाँ तक चले थे। 4 वेद की रचना थे। वैदिक सभ्यता के बाद महाजन पद कला, वैदिक के बाद क्या था? हुआ महाजन पद। इस समय नए नगरों का विकास हुआ था। अब आगे लेकर चलते हैं हम लोग, वेद कितना है हम लोग लेकर चलते हैं। वेद कितना हुआ? 4 वेद। कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद बोला जाए तो कौन है? वो ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। उसके बाद यजुर्वेद, सामवेद। सामवेद में क्या चीज है? तो गीतों का संकलन किया गया किसमें? सामवेद में। मंत्र की बात बोला जाए, जादू टोना की बात बोला जाए अथर्ववेद में, ठीक है। ऋग्वेद में भी मंत्र है। तो हमें वेद की संख्या कितना है? 4। जिसको चारों वेद का बुआ ज्ञान हो जाएगा ना, खतरनाक रूप से आएगा। तो वेद की संख्या कितना बुआ? 4। कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो वेद की संख्या कितना बुआ? 4। कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। क्रमबद्ध तरीका से याद रखना। सबको वेद तो याद रहता है लेकिन क्रमबद्ध तरीका से वेद याद रहता। तो फिर से याद करो कौन कौन बोलेंगे बुआ? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। फाइनली क्लास चल रहा है, इसके बाद फिर हम नहीं समझाएंगे। हम पहले बता चुके हैं, तुमको समझाने बोली तो हम समझाना स्टार्ट कर चुके हैं। इसके बाद फिर हम नहीं समझाएंगे, लेकिन आप कंटिन्यू यही चलने दो तब 1 सप्ताह तक, है कि ना, जहां तक चल जाए। आगे देखते हैं बुआ, कहा जाता है यहाँ पर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक परिवर्तन काल हुआ, जिसे प्रारंभिक भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक अहम बदलावकारी काल मानते हैं। इसका कारण आरंभिक राज्य व नगर विकास, लोहे की बढ़ते प्रयोग, सिक्के का प्रचलन। मतलब लोहे का काम आना हुआ, सिक्का का प्रचलन हुआ इसी काल में। सिक्का का प्रचलन बोले, लोहे का काम इसी काल में होता है। इसी समय में बौद्ध तथा जैन साहित्य, बौद्ध जैसे महावीर न गौतम बुद्ध, बौद्ध महावीर सॉरी जैन महावीर स्वामी, विभिन्न दार्शनिक विचारधारा का विकास हुआ। बौद्ध एवं जैन धर्म में प्रारंभिक ग्रंथ, बौद्ध एवं जैन धर्म प्रारंभिक ग्रंथ महाजन पद नाम से 16 राज्यों की जिक्र करता है। बौद्ध और जैन में कितना राज्यों का जिक्र करता है? वो 16 राज्य। कितना राज्य? 16 राज्य। याद रखना। अगला क्वेश्चन की बात बोले, कहा जाता है इसमें ध्यान दो,
छठी शताब्दी ईसा पूर्व में कृषि के लिए परिवर्तन काल माना जाता है। इस काल में लोहे के हल का प्रयोग किया गया था। अगर कौन सा काल बोला जाता है लोहे की प्रयोग किया गया था तो हम क्या बोलेंगे, छठी शताब्दी। कौन शताब्दी हुआ, छठी शताब्दी में लोहे का प्रयोग किया गया, जिसके कठोर जमीन को जोतना आसान हुआ। इस काल में धान के पौधे का रोपण शुरू हुआ था। इससे फसलों की उपज बढ़ गई थी, इसलिए फसल का उपयोग क्या होता है, वो बढ़ जाती है। आगे तो जनपद और महाजनपद क्या है। ऋग वैदिक युग में राज्य को जन कहा जाता है। ऋग वैदिक काल में राज्य को क्या कहता है, वो जन, तथा उत्तर वैदिक काल में राज्य को क्या कहता है, जनपद कहा जाता है। तो क्वेश्चन छोटी छोटी क्वेश्चन है, समझने की कोशिश कर रहा। ऋग वैदिक युग में राज्य को क्या कहता है, जन, और उत्तर वैदिक काल में क्या कहता है, वो जनपद कहता है। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में कहता है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में देश का राजनीतिक क्षेत्र पर जिन विभिन्न राज्यों का अस्तित्व दिखाई देता है उन्हें महाजनपद की संज्ञा दी गई। छठी शताब्दी में फिर छठी शताब्दी में ईसा पूर्व में जो राजनीतिक शिक्षित मतलब राजनीतिक जो शिक्षित वर्ग के व्यक्ति थे उन सभी आदमी को हम क्या करते हैं, वो 16 महाजनपद कहते हैं। सब शिक्षित व्यक्ति, राजनीतिक व्यक्ति, शिक्षित व्यक्ति हम क्या कहेंगे, 16 महाजनपद। शायद हम तुमको लिखवाए हुआ 16 महाजनपद के नाम याद भी करवाए थे। तो क्वेश्चन की संख्या अगर बोला जाए हुआ, इसमें कहा था, ध्यान दो, इस समय विभिन्न महाजनपद का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ, अगुंतर निकाय, जैन धर्म के ग्रंथ, भगवती सूत्र हुआ। इसमें अगुंतर निकाय की सूची को अधिक विश्वसनीय प्रमाणित माना जाता है। कहा था वो बौद्ध और जैन धर्म के प्रारंभिक ग्रंथ में महाजनपद नाम से 16 राज्य का जिक्र मिलता है। यानी कितना राज्य का जिक्र मिलता है, वो 16 राज्य का जिक्र मिलता है। हालांकि महाजनपद के नाम की तालिका इस ग्रंथ में एक बार बराबर नहीं है, किंतु वजी, मगध, कौशल, कुरु, पंचाल, गांधार व अवंती जैसे नाम अक्सर मिलते हैं। इससे ही स्पष्ट है कि उस महाजनपद सबसे अहम महाजनपद में से गिने जाते हैं। कौन कौन महाजनपद हुआ, अगर 16 महाजनपद तुम रहे, 16 महाजनपद में सबसे अहम कौन सा है, वजी, मगध, कौशल, कुरु, पंचाल, गांधार और अवंती। इस 16 महाजनपद में सबसे बेहतर महाजनपद अगर बोला जाए, सबसे मुख्य महाजनपद बोला जाए तो क्या हुआ, 1 2 3 क्या है, 8 गो, यह 7 गो, 7 महाजनपद क्या है, इंपॉर्टेंट है। ये 7 को हमेशा वो याद रखना, बजेज, मगध, कौशल, कुरु, पंचाल, गांधार और क्या बोलेगी, अवंती। क्या बोलना वो, अवंती, ठीक है, क्या बोलना, अवंती। आगे अधिकांश महाजनपद पर राजा का शासन था। अधिकांश महाजनपद पर किसका वो शासन था, राजा का। किसका बोलेगी, राजा का। अधिकांश महाजनपद पर किसका शासक था, राजा का। किसका बुआ, राजा का। अगला, लेकिन गण और संघ, लेकिन बुआ बोला था, गण और संघ के नाम के राज्यों में लोग का समूह शासन करता था। उसी प्रकार हर जनपद की राजधानी होती थी जिसे किले से घिरा होता था। जैसे किले मतलब समझते हो, दीवार, किले से घिरा होता था। किले बंद राजधानी ने रख रखाव, प्रभावी सेना और नौकरशाही के लिए अधिक धन जरूरत थी। शासक किसान और व्यापारी से कर वसूलते थे। बुआ शासक किसान और वकील से, बुआ शासक किसान और व्यापारियों से क्या वसूलते थे, कर। ऐसा हो सकता है कि पड़ोसी राज्य के लूट कर धन इकट्ठा किया जाता है। मतलब इतना अगल बगल के पड़ोसी राज हुआ करता था, उससे क्या करता है लोग, बुआ धन वसूला करता था। क्या चीज, धन। कारो समझ मारा, झूठे बोल रही हो, मजाक कर रही हो। चलो ध्यान दो, धीरे धीरे कुछ राज्य अस्थायी सेना और नौकरशाही रखने लगे। अगर राज्य के बुआ होता है, राज्य को लूटपाट करना शुरू कर देता है, धीरे धीरे राज्यों ने क्या करना शुरू कर दिया, बुआ कुछ सेना रखना शुरू कर दिया, नौकरशाही रखना शुरू कर दिया। आगे लिखते हैं, गण एवं संघ क्या है। गण एवं संघ के बारे में लेकर चलते हैं। कहा जाता है, गण शब्द का प्रयोग कई सदस्य वाले समूह के लिए क्या था, मतलब अनेकों सदस्य अगर है उसमें क्या कहते हैं, गण। यानी कि 10 12 25 50 60 अगर सदस्य रहता, उसका प्रयोग हम क्या करते हैं, वो गण।
और संघ का प्रयोग करता है। संघ शब्द का प्रयोग किसी संगठन या सभा के लिए, किसी संगठन और सभा के लिए हम क्या चीज का प्रयोग करते हैं, वो संघ। और गण के ही सदस्यों के लिए हम क्या चीज प्रयोग करते हैं, गण। आगे है, गण या संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे। सभाओं में वाद विवाद जरिए निर्णय लिया जाता था। गणों की सभाओं में स्त्री 10 कम पारकरों की भागीदारी नहीं थी, इसीलिए इन्हें लोकतंत्र नहीं माना जाता था। मतलब अभी तक हम लोग इसे क्या नहीं मानते, वो लोकतंत्र। लोकतंत्र कब से स्टार्ट हुआ, 1947 के बाद से ना। 1947 के बाद से क्या स्टार्ट हुआ, तो लोकतंत्र। भगवान बुद्ध और भगवान महावीर, भगवान बुद्ध और भगवान महावीर दोनों इन्हीं गणों से संबंधित थे। अगर वजित संघ की भांति कुछ राज्य में भी भूमि सहित अनेक आर्थिक स्रोत पर राजा का गणपूर्ति व नियंत्रित था। हम लोग अभी बहुत पीछे पढ़ाई कर रहे, बहुत पीछे। आप मगध का महाजन पद के बारे में हम लोग जानते हैं। मगध का महाजन पद, तो वो मगध आधुनिक बिहार राज्य में स्थित है। मगध, अगर क्वेश्चन देखो फिर आ गया, मगध कहाँ स्थित है, बिहार के आधुनिक बिहार राज्य में वो क्या है, स्थित है। मगध 6ठी और 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सबसे शक्तिशाली महाजन पद बन गया। अगर मगध की बात बोला जाए तो कौन 6ठी और 7वीं शताब्दी में क्या बन गया, महाजन पद सबसे शक्तिशाली बन गया था। उसके बाद महाजन पद की बात बोला जाए, मगध महाजन पद प्रारंभ में राजगिरी मगध पर राजधानी थी। अगर प्रारंभ में बोला जाए, राजगिरी मगध की राजधानी थी। मगध की राजधानी कौन था, हुआ राजगिरी। मगध की राजधानी राजगिरी। हम मगध के महाजन पद के बारे में बोल रहे हुआ, तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा मगध राजधानी या मगध महाजन पद के बारे में लिखा जाए तो यही सब लिखोगे। तो राजगिरी था, मगध की राजधानी थी। पहाड़ियों के बीच बसा राजगिरी एक किलेबंद शहर था, जो अभी दिख रहा है वो किलेबंद वो शहर था जो राजगिरी घूमने जाते हो। बाद में 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था। बाद में पहले राजगिरी, उसके बाद मगध की राजधानी कौन बनाया था, वो पाटलिपुत्र। ये क्वेश्चन तुमको बीपीएससी से लेकर दरोगा में पूछा जाता है। मगध की राजधानी बुआ कौन है, पाटलिपुत्र। पहले मगध की राजधानी राजगीर, और फिर 14वीं शताब्दी में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र ना। राजगिरी पहले क्या था, एक शहर था, चारों पट्टी से घिरा हुआ शहर था। तो मगध के बारे में अगर बोला जाए, मगध महाजन पद के बारे में बोला जाए, ये सब थोड़ा मुख्य पॉइंट लिखना जरूरी है। वर्तमान में पाटलिपुत्र को क्या कहते हैं बुआ, पटना के नाम से जानते हैं। उसके बाद अनेक राजधानियों की किलेबंदी लकड़ी ईंट पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाकर किया गया था। मतलब अगर बोला जाए ईंट के अगर किलेबंदी है तो मेरा कौन था, राजगीर, जहां हम लोग घूमने जाते हैं। मगध के सर्वप्रथम राजधानी कौन था बुआ, राजगिरी। बाद में आया 4वीं शताब्दी में कौन, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र वर्तमान में हम क्या कहते हैं, पटना के नाम से आते हैं। तो मगध की राजधानी अगर बोला जाए तो कौन बोलेगा, पाटलिपुत्र। ठीक है, अब पहलू क्या बोलेगा तब याद रखना। कौशाम्बी से किले के दीवार में साक्ष्य मिले हैं। डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी ने मगध के बारे में कुछ इस प्रकार और बताया गया है। किसने बुआ, डॉक्टर हेमचंद्र। देखो क्या क्या बताया गया था, ध्यान दो। कहा था बुआ इसके बारे में, मगध का प्रारंभिक इतिहास हर्यक कुल राजा बिंबिसार से प्रारंभ होता है। अगर मगध की काल अगर बोला जाए किससे शुरू होता है तो हम क्या बोलेंगे बुआ, बिंबिसार से। किससे, बिंबिसार से प्रारंभ होता है। मगध की इन्होंने दिग्विजय और उत्कर्ष जिस मार्ग पर अग्रसर किया गया वही तभी समाप्त हुआ था जब कलिंग के युद्ध का उपरांत अशोक ने अपनी तलवार को म्यान शांति दी। आप ध्यान दो, मगध की बात अगर बोला जाए, मगध 16 महाजन पद की बात बोला जाए, मुख्य पॉइंट तुम लोग याद रखना, उसके बारे में लिख कर चलाना, तुमने कभी भी नंबर नहीं कटेगा। पॉइंट बाय पॉइंट तुमको बता रहे हैं नोट्स के माध्यम से, बेहतर चीज है। अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होता है ना, पीवाईक्यू क्वेश्चन जितना भी है, ये क्वेश्चन बोर्ड पर लाएंगे। कौन कौन क्वेश्चन पहले पूछा गया इतिहास में वही देखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखे थे कैसे ना तुम लोग फर्स्ट करते हो, करना पड़ेगा, इसका राइटिंग बेहतर होगा वो। लिखने का प्रयत्न तब हुआ डेली करना, 5 को 10 को डेली क्वेश्चन अपना मुंह से लिखना, नहीं करने का सवाल ही नहीं है। और नहीं करोगे तो मेरा क्या लोगे। मगध महाजन पद इतना स्मृति और क्यों है, मतलब इतना पैसा वाला क्यों मगध महाजन पद। शक्तिशाली महाजन पद बनने के कारण क्या था, अगर शक्तिशाली कोई बनता इसका कारण क्या है। अगर बोलेंगे यहाँ पर कोई लड़की खतरनाक शक्तिशाली है पैसा से, तो क्यों। कोई लड़का अगर बोला कम उम्र में शक्तिशाली हो गया पैसा से, क्यों, कैसे, कारण बता। आज बता, नौकर हरा सब शक्तिशाली होता है, बिल्कुल होता है।
जिसको पैसा नहीं था, 10 को 20 को रुपया नहीं था, पूंजी पट्टा नहीं है, 10,000 20,000 रुपया है, अब एकाएक नौकरी कर लिया, 50,000 का महीना कमाना शुरू कर दिया, 40,000, मजबूत नहीं हुआ। अब बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए, अमाउंट चाहिए, कम से कम 50 लाख रुपया। 50 लाख रुपया होगा तब वो 50,000 का महीना कमाएगा, है कि नहीं? तो 50 लाख रुपया कहाँ से आएगा? 30 लाख 30,000 रुपया आएगा नहीं। नौकरी करना बहुत जरूरी है। आप गोधना गांव में नौकरियां का फैक्ट्री लगेगा, खाली नौकरी पर नौकरी होगा, देख लेना। मेरा वचन है, 1 2 3 स्टार्टिंग हुआ और नौकरी का भंडार लगेगा। बच्चा भी नौकरी करेगा, गुरु भी नौकरी करेगा, हम भी नौकरी करेंगे, बच्चा को भी नौकरी दिलवाएंगे। इधर है मेरे साथ साथ आप बच्चा भी नौकरी करेगा, गोधना की बना देंगे। और नहीं हो लड़ाई करके नहीं, सबको एकता करके ग्रुप डिस्कस के क्लास स्पेशल खोल देंगे। जो पढ़ना चाहेगा वो पढ़ेगा, जो ग्रुप डिस्कस करेगा ग्रुप डिस्कस करवा देंगे, समझ मारा? और नहीं पढ़ेगा तो लाइब्रेरी में बैठ के भी नहीं पढ़ सकता है। लाइब्रेरी में बैठ के भी क्या, अगर मान लिया कभी लाइब्रेरी जाओ घूमने के लिए, तेघरा, बछड़ा, दलसिंह सराय, इनफैक्ट कहीं जाते हो अगर लाइब्रेरी घूमने के लिए, तो अंदर में जाकर घुस के देखना तो कोई मोबाइल चला रहा है, कोई वीडियो चला रहा है, कोई इंस्टाग्राम चला रहा है, कोई शॉर्ट देख रहा है, कोई गाना सुन रहा है, कोई फोन काट रहा है, तो वो किसको धोखा दे रहा है? क्या गार्जियन को धोखा दे रहा है? नहीं, अपने आप को धोखा दे रहा है ना। कितना बेहतर बैठा बनाता है वो लाइब्रेरी, ताकि बच्चा अंत आए शांति से पढ़े। अब बच्चा पढ़ने वाला नहीं रहेगा तो कहाँ से पढ़ेगा? बच्चा स्वर्गलोक में भी जाकर बैठा दो पढ़ो तो कहाँ से पढ़ेगा? और जो पढ़ने वाला रहेगा वो नरकों में जाकर पढ़ लेगा, गनौरा पर जाकर पढ़ लेगा, डोभा कंछार में जाकर पढ़ लेगा, कहीं पढ़ लेगा। लेकिन पढ़ने वाला जो नहीं है वो नहीं है पढ़ पाएगा। कितना बढ़िया डिजिटल बोर्ड है, लाइट की व्यवस्था, पंखा के नीचे पढ़ाई कर रही हो, घर में जाओ तो पंखा लगा हुआ, लाइट लगा हुआ। पहले क्या लगा था? लालटेन। पहले पापा लोग के समय में क्या लगा था? लालटेन। अभी तुम लोग लाइट करते हुए बहुत कम देखते होगी, अभी लाइट तो हिले रहता है। पहले लाइट आता था तो हल्ला होता था, वो लाइट तो आया है कि ना? पहले फोन एक आदमी के पास एक फोन हुआ करता था, टिप टाप करके फोन आता था, वो फोन आया है, दौड़ ले आता है, बात कीजिए, फोन आया है, तो 5 रुपया लेता था इनकमिंग कॉल बात करवाने के लिए। ये सब चीज देखी है? नहीं देखी है? तब अभी तो वीडियो कॉलिंग फेस टू फेस होता है। तो कहने का मतलब पहले कुछ और था क्या? पहले नहीं पढ़ा होता था। अभी जितना लोग को सुविधा दे रहा है उतना पढ़ाई नहीं कर रहा है। बहुत सुविधा, एसी, लाइब्रेरी में एसी लगा हुआ है, वाईफाई लगा हुआ है, गद्देदार कुर्सी लगा हुआ, मखमल के तरह बैठल है, 1 नंबर लाइट लगा हुआ है, ईयरफोन लगा कर किताब टैब के नीचे, कंप्यूटर के नीचे, मोबाइल के नीचे, कलम सफियाना एकदम घसते रहो। अब क्या चाहिए? इतने सुविधा होने पर भी अगर नहीं पढ़ेगा तो ऐसा लड़का क्या है? खत्म प्रवृत्ति बोला जाए। इतने सुविधा के बावजूद अगर जो नहीं पढ़ता तो क्या बोलेगी उसको? बहुत सुविधा आजकल मिल रहा है। सबसे बड़का बात ऑनलाइन सुविधा, एक से एक टीचर तुमको मिलेगा ऑनलाइन में, यूट्यूब पर नहीं मिलता? एक से एक जो चीज कैसे खाना है वो यूट्यूब पर सर्च मार तो वो बता दे कैसे खाना है। तो हर एक चीज सुविधा है कि ना? तो आप तब भी अगर हम नहीं पढ़ाई कर पाते तब बोलेंगे पैसा का दोष है, तब तो दिक्कत। महंगा ऐसा एक भी बच्चा का नाम बता दो जिसका फोटो नहीं खींचा हुआ गया। सब बच्चा फोटो खींचता है मोबाइल से, 10,000 मोबाइल से खींचता है, लेकिन वो 10,000 मोबाइल से पढ़ नहीं सकता। मगध महाजन पद इतना स्मृति और क्यों था? शक्तिशाली महाजन पद बनने का क्या कारण था? तो यह प्राकृतिक रूप से सुरक्षित था। इस जनपद इर्द गिर्द पहाड़ियां थी, प्राकृतिक रूप से इसकी रक्षा करती थी महाजन पद के। वो अगल बगल क्या था? सुरक्षा अपनो ऑटोमेटिक था, जिसका हुआ बेसे मजबूत रहता है, ऑटोमेटिक वो आगे मजबूती रहता है। जिसका बेसे कमजोर रहेगा वो आगे भी क्या होगा? कमजोर होगा। उसको बेस बनाने में पहले दिक्कत होता है। इसका बेसे मजबूत है। अगल बगल प्राकृतिक सौंदर्य, मतलब अगल बगल पहाड़ों से गिरा हुआ है, उसको कौन नुकसान कर सकता है? यह उपजाऊ भूमि थी। देखो हम बोले बेसे मजबूत है, ऑलरेडी क्या हुआ इसमें उपजा। हमारे पिताजी का अगर 100 बीघा खेत रहता तो बताओ हम कितने को चट्टा पैसा वाला रहता, एक कार खरीदना, एक बीघा बेच लेते। समझ में आया चीज को? तो कहने का मतलब रुपया कमी होता तब कुछ है ना, खाली एक घर है, उससे क्या होगा? 100 बीघा जिसको 200 बीघा जमीन है वो क्या करेगा? और ये बोलो नहीं रहेगा। अगर 2-4 बीघा रहता है कि ना, रहता है, तो हम लोग के पास वो नहीं है, तुम लोग के पास वो है,
4-5 बीघा। हम लोग का सानी देखो तो कुछ नहीं है, इतनी गो स्टाइल में चूड़ा धोती में भूर हम लोग है, कुछ नहीं है हम लोग है। हम लोग जाते हैं एकदम जीप जाट पीन के बराती, बस वही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। अब तुम लोग जो होता है एक बार खाली गैटरी निकाल देगी बस वही पैसा हम लोग बिक जाएंगे, है कि ना। गंगा और सोन नदी के पानी से सिंचाई के साधन था। देखो इसको क्या क्या था बुआ, गंगा और सोन नदी के पानी से क्या सिंचाई के साधन था, उपलब्ध था, जिसके कारण यहाँ फसल अच्छी होती थी। बात सही है। यहाँ की जनसंख्या और जनपद क्या अधिक था, या जनसंख्या और जनपद क्या था बुआ, अधिक था। आगे लेकर चलते हैं। जंगल में हाथी उपलब्ध थे। बात सही है। जिस जंगल में बुआ हाथी है ना, जंगल खतरनाक बेहतर होता है। हाँ, जंगल जिस जंगल में हाथी रहे वो जंगल बुआ स्वर्ग बनाता है, वो जंगल कचरा ना होता। जंगल में वन में देखेगी कभी, वन में जाओगे कितना साफ सुथरा अनुकूल वातावरण रहता है, क्योंकि वहाँ जानवर रहता है। और धरती पर यहाँ पर अंत यहाँ पर गिनाल रहता है, क्योंकि यहाँ पर मनुष्य रहता है, गिनाते रहेगा वो। आगे लेकर जाता, जंगल में हाथी पाए जाते जो कि सेना के बहुत काम आते थे। योग्य महत्वाकांक्षी शासक थे। मगध के राजा बहुत योग्य और शक्तिशाली था। गंगा और सोन नदी के पानी से सिंचाई होती थी, जिससे व्यापार में वृद्धि होती थी। लोहे की खादनें, जिससे सोना हथियार भी बनाए जाते थे। लेकिन आरंभिक जैन बौद्ध लेखक ने मगध के प्रसिद्ध का कारण विभिन्न शासकों तथा उनकी नीतियों को बताया है कि जैसे बिंबिसार, अजातशत्रु और महाजनपद प्रसिद्ध राजा अत्यंत महत्वाकांक्षी शासक थे। इनके मंत्री उनकी नीतियों पर लागू करते थे। वो अगर तुमको कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो महाजनपद शक्तिशाली क्यों था, नहीं लिख देगी आराम से, देखना सब कुछ इसके प्राकृतिक दिया हुआ है। मानव नहीं देखोगे सब प्राकृतिक, गंगा सोन पुन सब नदी सिंचाई के लिए। चारों पट्टी किससे गिरा हुआ, प्राकृतिक सौंदर्य पहाड़ से गिरा हुआ है। उपजाऊ जमीन है। अब क्या चाहिए इसको, बहुत कुछ है। और शक्तिशाली इसको क्या हुआ, नेता है, लीडर है, शक्तिशाली नेता। आगे लेकर चलते हैं किसके बारे में, एक आरंभिक साम्राज्य मौर्य साम्राज्य। अब आता हुआ मौर्य साम्राज्य के बारे में 321 ईसा पूर्व से लेकर 150 ईसा पूर्व तक। अगर मौर्य काल का शासनकाल अगर बोला जाए तो क्या बोले, 321 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक। इसका बोलेगा बुआ मौर्य शासनकाल। तो मगध के विकास के साथ साथ मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। मगध के विकास के साथ साथ हम क्या बोलेंगे बुआ, मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुआ चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य। कब किया था, 321 ईसा पूर्व में। कब किया था, 321 ईसा पूर्व में। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। किसने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य। कब हुआ था, 321 ईसा पूर्व में। कि पश्चिमी और अफगानिस्तान और बलूचिस्तान में फैला हुआ है। वह मौर्य साम्राज्य कहाँ कहाँ फैला हुआ, तो बोले अफगानिस्तान और बलूचिस्तान। ये दोनों ये है वो अफगानिस्तान से जानवर करते एक देश है। बलूचिस्तान खासकर कहाँ हुआ, पाकिस्तान में। बलूचिस्तान कहाँ, पाकिस्तान में। तो अफगानिस्तान और बलूचिस्तान में वह फैला हुआ है। और मौर्य साम्राज्य के वो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। कब किया था, 321 ईसा पूर्व। आप देखो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अगर कुछ दिया गया है तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब होता है, 340 ईसा पूर्व में होता है। चंद्रगुप्त मौर्य का 340 ईसा पूर्व में जन्म हुआ और मौर्य साम्राज्य के संस्थापक करते 321 ईसा पूर्व, मतलब 19 साल में। 340 ईसा पूर्व में क्या हुआ, जन्म। और 321 ईसा पूर्व में कौन चीज, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक, मतलब 19 साल में स्थापना कर दिया था। पटना के बिहार जिले में हुआ था। कहाँ हुआ था, पटना के बिहार जिले में। यानी कि बोला जाए चंद्रगुप्त मौर्य के जन्म कहाँ हुआ था, वो पटना बिहार में। भारत एवं प्रथम हिंदू सम्राट थे। इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु विष्णुगुप्त, कौटिल्य और चाणक्य था। याद रखना हुआ, अगर बोला जाए चंद्रगुप्त मौर्य गुरु कौन कौन था, विष्णुगुप्त और क्या बोलेगी, कौटिल्य और चाणक्य, 3 वो था। चाणक्य बुआ ये था खतरनाक गुरु था, जिसका बोला जाता है किसी को भी प्रधानमंत्री बना सकता है और किसी को भी बुआ क्या हवलदार बना सकता है, वैसा खतरनाक ही था। कौन, चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, 3 को याद रखना। चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। किसका बुआ था गुरु, चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य के जन्म का बता 340 ईसा पूर्व में। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक स्थापना कब हुआ था, 321 ईसा पूर्व में। ठीक है, आगे लेकर चलते।
मौर्य वंश के बारे में जानकारी का स्रोत क्या क्या है? तो मूर्ति कला। कहता समकालीन रचना इस मेगास्थनीज द्वारा लिखी इंडिका पुस्तक। ये पता है, क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, पूछा ना, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है बिहार एसआई में। जो मौर्य सम्राट जो मेगास्थनीय लेखक कौन था? इंडिका पुस्तक। बताओ क्वेश्चन कहाँ ना पूछेगा, क्यों ना क्वेश्चन पास होंगे? जब जो बच्चा इतना तुमको पढ़ा रहा है और रटा रहा क्वेश्चन, एनी टाइम रिवीजन हो रहा है, एग्जाम निकालने के मात्र एक मूल मंत्र है, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। जितना तुम रिवीजन कर दो, ट्रिपल आर का फॉर्मूला अपनाओ और पास कोई भी एग्जाम में हो। आज बताओ, चंद्रगुप्त मौर्य को स्थापना याद करेगा, हमको क्या है याद हो गया। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आई यूनानी राजदूत मंत्री तो लिखी गई पुस्तक जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र पुस्तक क्या था? वो चाणक्य द्वारा लिखा गया। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य। इसके कुछ भाग में रचना कौटिल्य ने भी किया था और चाणक्य ने भी। इस पुस्तक के मौर्य शासक के बारे में जानकारी मिलता है, इसीलिए कहा था वो है कौटिल्य भी होगा और चाणक्य भी होगा, क्योंकि कौटिल्य चाणक्य अलग अलग है। हम लोग अभी तक समझते हैं कौटिल्य चाणक्य दोनों एक ही है, लेकिन कौटिल्य चाणक्य विष्णुगुप्त तीनों किसका गुरु है? चंद्रगुप्त मौर्य का। मतलब कुछ भाग जो होता है पुस्तक अर्थशास्त्र, कुछ भाग कौन लिखा था? कौटिल्य, और कुछ भाग कौन लिखा था? चाणक्य। इसलिए कौटिल्य बोलो या चाणक्य बोलो, दोनों आंसर होगा। कहता हुआ जैन बौद्ध पुराने ग्रंथ से जैन ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, पुराने के ग्रंथ में और भी कई प्रकार के ग्रंथ मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे कहा जाता है कहता हुआ अशोक के स्तंभ में, अशोक द्वारा लिखी गई स्तंभ से भी मौर्य साम्राज्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। अशोक पहला सम्राट था जिसने अधिकारी रोज प्रजा के लिए संदेश प्राकृतिक पत्थरों पर पॉलिश किए हुए स्तंभों पर लिखा जाता है। अब स्टार्ट करें वो मौर्य सम्राट, छोड़ते कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि ज्यादा पढ़ा देंगे तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा।